गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे हैं अभी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये हम सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2024 का पेपर, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस वाला सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, आपको अगर इसी तरीके के और क्वेश्चंस की डिटेल में वीडियो चाहिए जो मैंने बेसिक्स के साथ समझा रखी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से। चलिए शुरू करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट मतलब आप किसी को देख रहे हैं कि वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने 4 तरीके के असेसमेंट की बात करी है। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर है असेसमेंट एज लर्निंग, फिर समेटिव असेसमेंट और फिर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊँ इनके बारे में, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो पढ़ाने के दौरान होता है। यानी आप पढ़ा रहे हो, बच्चा गलती कर रहा है, आप उसे समझा रहे हो, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, उसको आप काम के साथ साथ करेक्ट करवाते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट दूसरी तरफ होने के बाद, मतलब आपने सब पढ़ा दिया है, अब आप या तो उसका टेस्ट ले रहे हैं या फिर उसको ग्रेड्स दे रहे हैं टेस्ट लेने के बाद, उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है जी। असेसमेंट एज लर्निंग होता है कि आप खुद से सीख रहे हैं। बच्चा, मतलब आपने बच्चे को दे दिया, आप ये बना के लाओ, बच्चा बनाते बनाते खुद सीख रहा है, समझ रहा है कैसे होता है नहीं होता है, वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग खुद से। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये दोनों का ही होता है, समझ लो। स्टूडेंट्स का भी कर सकते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और टीचर का भी कर सकते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद आप उनको फीडबैक देते हैं कि आपने ये गलती करी, ये सही करी, आप यहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब आप पढ़ लो उसी बेसिस में, आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये बस यही सही है। ये फॉर्मेटिव पहले होता है, लेकिन इसमें बोला है आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, तो ये तो समेटिव का है। और वाइल टीचिंग होता है हमारा फॉर्मेटिव, तो ये भी गलत है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये बोला कोई स्कोप नहीं है फीडबैक का, नहीं जी है स्कोप तो है, तो ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो गया? सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बेसिस में हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अनामिका एक लड़की है जिसने कॉन्सेप्चुअल एरर किया है। कॉन्सेप्चुअल एरर मतलब उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि करना कैसे है, तो अब वो जो भी कर रही है वो गलत ही कर पा रही है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। ठीक है, उसको हमने कॉन्सेप्ट बताना है कि ऐसे नहीं जी ऐसे होता है। ठीक है, और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करी? मेंसुरेशन होता है ना, ये इसमें मैथ्स का एक टॉपिक है मेंसुरेशन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम उसने कॉन्सेप्चुअल एरर किया। ठीक है, अब आपने टीचर होते हुए आपने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया? तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि टीचर ने उसे बहुत सारे हैंड्स ऑन एंड विजुअल प्रैक्टिस दी। हैंड्स ऑन मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, कि उसको मेंसुरेशन शेप वाला होता है ना जो टॉपिक होता है। अब अपने उसको अलग अलग चीज़ पकड़ा के दिखाई, आप बॉल पकड़ा रहे हो और बता रहे हो कि स्क्वायर है, फिर आप उसे एक टिफ़िन बॉक्स पकड़ा रहे हो और बोलो ये रेक्टेंगल है, उस तरीके से आप उसको चॉक बॉक्स पकड़ा रहे हो और बोलो ये स्क्वायर है। और फिर विजुअल यानी आपने उसको वीडियोस दिखाई अलग अलग शेप्स की, और इस तरीके से आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया, तो हाँ जी ये तो ठीक है, उसको समझ आएगा ना। फिर उसके बाद टीचर ने एक स्कोप ऑफ डिस्कशन रखा और ओपन एंडेड क्वेश्चन डाले क्लास में। ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर डिस्कशन से होता क्या है कि बच्चे के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होता है वो अपने आप बोलता है यार ऐसा नहीं ऐसा है। जब उसको दूसरा करेक्ट करता था, अच्छा उसको समझ आता नहीं जी ये नहीं ये है, तो उसको बेटर क्लियरिटी मिलती है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो हाँ जी आपने दोनों ही चीज़ सही करी है। तो बोथ कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा लेंगे? आप दोनों ही लेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो बोल रहा है कि अब हमें एक पैरेललोग्राम दिया है इनने, ये रहा पैरेललोग्राम जिसका नाम नेमिंग है PQRS। अब बढ़ने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी समझ जाए। PQRS एक पॉलीगन है, पॉलीगन यानी ये कि लाइंस का बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है। पैरेललोग्राम, इसकी 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है जो साइड्स होती है इसमें अपोजिट वाली, वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, यानी ये साइड इक्वल है इसके और PS इक्वल है RQ के, समझ गए। और पैरेलल भी हैं दोनों, तो इसमें पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी भी इनमें फुलफिल होगी।
अब इनने हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है और इसके सामने एस आर की भी वैल्यू दे रखी है, एस आर बोलो या आर एस बोलो। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू उसके बेसिस में, और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है इन सेंटीमीटर। तो चलिए, मैंने बोला जब ये इक्वल है तो इस हिसाब से पी क्यू शुड भी इक्वल टू आर एस, पी क्यू होता ही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 4x+1 शुड बी इक्वल टू 25। तो 4x कितना हो जाएगा 24, -1 इधर चला गया ना, x इक्वल टू 4 6 या 24, 6 आ गई। और उसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है, आर क्यू या क्यू आर कुछ भी बोलिए आप, ठीक है। तो 3y-1 शुड बी इक्वल टू 26, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3y शुड बी इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, बस x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 9। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9 कितना बन गया, 3 6 से 18 प्लस 2 9 जा 18, 18 और 18 कितना हो गया 36। ये रहा हमारा आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों नंबर्स, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कौन से रैशनल नंबर लाई करते हैं, हमें ये बताने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन सब को सेम ये बनाने की। क्या, इनका नीचे हम पहले जो एक तो न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखो ये दोनों ही माइनस वाले हैं, तो अगर मैं नंबर लाइन की बोलूँ तो ये 0 और माइनस वाले इसके इधर से शुरू होते हैं और प्लस वाले इसके इधर शुरू होते हैं। तो ये मुझे दो रैशनल नंबर इसने ऐसे दिए हैं, बोला कि इन दोनों के बीच के मुझे रैशनल नंबर्स बताओ। तो 0 तो नहीं आएगा और पॉजिटिव नंबर भी नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, दो माइनस के बीच में, तो ये तो गलत हो गया। और ये भी गलत हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये इधर कहीं होगा, तो ये इसके बीच में तो नहीं लाई करता, इतना कन्फर्म है। अब कितने बचे, 1 और 2, ये दोनों बचे हैं, उसमें सारे माइनस माइनस है तो उसमें हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, ये इसमें और भी कोई शॉर्टकट हो सकता है, बट मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे आप आसानी से कर लेंगे। अब इसमें आप डिनोमिनेटर्स देखिए क्या क्या है हमारे, 3 8 5 4 और 10, यही है ना सब में। अब हम इन सबको सेम करेंगे, इन सबको सेम करने के लिए इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जी पहले 2 से इजी तरीका बता रही हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ओके। ये 5 का 5 उतर गया और ये 3 का 3 उतर गया, ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बाकी सब वैसे ही उतर गए क्योंकि और डिवाइड नहीं हो रहे। और ये फिर 2 1 जा 2, बाकी सब वैसे उतर गए। फिर 3 1 जा 3, सब उतार लेना। और फिर उसके बाद 5 1 जा 5 1 जा, तो सब में अब 1 1 आ गया। बस हमारा यहीं तक का है एलसीएम का, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। मतलब आप इन सबको 120 बना दो, ठीक है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि उसके बीच में है कि नहीं है। अब 10 को 120 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पहले हटा लेते हैं, चलो, ठीक है। -7/10, 10 को 120 बताने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। -1/4, 4 को 120 बनाने के लिए कितने से, 4 3 या 12, 0, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करो। जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको बैलेंस बनाने के लिए। इनको देख लो, 5/-8, 5 इंटू 8 कितना जा 120 होता है, 8 1 जा 8, 5 जा 40, 8 इंटू 15, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 सब में माइनस है, ठीक है। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 से, ऊपर भी 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3/5 इंटू 5 कितना जा 120 होता है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो ऊपर भी 24 से। एक को देख लेते हैं, अगर ये नहीं आएगा तो फिर वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट क्लिक करते हैं, आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आंसर, और ये सारे माइनस में हैं। तो मुझे बताना है -84 से -30 के बीच में, तो ये भी पड़ेगा, ये भी पड़ेगा और ये भी पड़ेगा। तो सही आंसर तो हमें यही मिल गया कि ये है। अब इसमें देखो, अगर आप इसको निकालोगे ना -3/4, तो -3/4 को मैं -84 और -30 याद रखना, ठीक है।
-84 और -30 के बीच में देखना है। -3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4 3 जा करेंगे तो 120 होगा, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कितना हो गया 90, और ये 120, तो ये इससे ऊपर नहीं चला गया, इससे और छोटा है, ये 90 इधर आएगा। तो यानी ये है गलत आंसर हमारा, बाकी सारे गलत है, ये सही है। समझ गए? आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, एलसीएम लेके आपको बीच के पता चल जाएंगे कि वो है या नहीं है, और कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस नंबर में से हम कितना माइनस करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, और इसने हमें उस कितना की वैल्यू दे रखी है x। ठीक है, स्क्वायर निकालना सिखाती हूँ मैं आपको। इसी में 2605 जैसे एक नंबर है, हम क्या करेंगे, पीछे से दो दो नंबर्स का पेयर बना देंगे। ओके, अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा है। तो जी 5 5 जा 25, 6 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा ना, और 4 4 जा 6 बहुत छोटा है, 5 तो है बीच में, 5 5 जा 25 लिख लो बस। अब ये कितना आया, माइनस होके 1 आ गया, उस पूरे पेयर को नीचे उतार लो, 105। ठीक है, 5 + 5 यहाँ पर कर दो 10, जोड़ देते हैं इन दोनों को। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है, जैसे मान लो या तो आप अगर 1 लिख रहे हो तो 101 × 1 उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेंगे तो 102 × 2, यानी इससे छोटा आना चाहिए। अब ये बड़ा होता तो अलग बात है, यहाँ पर 1 से काम चल जाएगा हमारा, तो 101 × 1 करेंगे। ठीक है, तो यानी 101 × 1 माइनस करिए, कितना आ रहा है 1, यानी अगर ये चीज़ 1 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, तो अगर ये चीज़ 5 ना होके 1 होती तो अभी मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना, कम्प्लीटली यहाँ पे मेरा 0 आ जाता। तो भैया मैं इस नंबर में से कितना माइनस करूँ, 4 माइनस कर दूँगी ना जितना रिमाइंडर आया। ठीक है, 4 माइनस कर दिया तो बस x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो 4x + 7 कितना होगा, यानी 4 × 4 + 7, 4 4 जा 16 + 7, तो कितना हो गया जी, ये 16 7 में 4 जोड़ा तो 20, 20 में 3 जोड़ा 23, ये रहा हमारा सही आंसर। ये ऐसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखना इन दोनों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता, 101 में 1 जोड़ दो, कितना बन गया 102। ठीक है, जो जो नया आ रहा है ना उनको जोड़ते जाइए बस। अब यहाँ पर एक नंबर ढूंढना है जिसको मान लोगे 1023 × 3 करेंगे, फिर सो ऑन आगे चलते जाएगी कहानी। कब तक, जब तक आपने सॉल्व करना है या फिर वो 0 ना आ जाए हमारा रिमाइंडर। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्हें, चलिए लंबी हो रही है वीडियो, फिर ये लंबा टाइम ले लेगा, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट उसमें कराती हूँ। आई होप आप सब ठीक हैं। प्लीज़ मेहनत करिए, खुद पे भरोसा रखिए, और अगर आपको कोई डाउट है और आपको लगता है कि मैं उसको सॉल्व करवा पाऊँगी या बेटर समझा पाऊँगी, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए। एंड सपोर्ट अस प्लीज़ बाय लाइकिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। मिलते हैं फिर से। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।